हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लास 11 का है मोशन इन टू डायमेंशन। बच्चों, मोशन इन टू डायमेंशन को पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्वांटिटीज़ हमारे जो सराउंडिंग में हैं, जिसको हम डेली लाइफ में देखते हैं, वो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, और इसमें ओवरऑल हमें वेक्टर की लिए क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा, या वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, वेक्टर में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए वेक्टर। इस पे ही हमें बात करनी है ज़्यादा। ठीक है बच्चों, एक बात समझो, हमारे सराउंडिंग में हम डेली बहुत सारी क्वांटिटीज़ देखते हैं और उसको हम ये नहीं समझ पाते कि ये स्केलर है या वेक्टर। तो इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए हमें वेक्टर की नॉलेज पता होनी चाहिए या स्केलर के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों, ऐसी चीज़ जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन बताई, हमने बोला कि ये पर्सन 5 मीटर डिस्टेंस पे है। अब ये 5 मीटर पर है, किस साइड है, ये यहाँ पे 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया। 5 मीटर इज योर मैग्नीट्यूड, बट किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ये तो आप नहीं बता रहे हो। तो जहां पर हम किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते हैं, वो क्वांटिटी हमारी स्केलर होती है। इट मीन्स कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब वेक्टर क्या क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी जहां पर हम मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन को भी हम डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला कि ये पर्सन 5 मीटर ईस्ट पे है, या कोई बॉडी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में, टुवर्ड ईस्ट। मतलब ओवरऑल कंडीशन में हम उसकी डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी डिफाइन करें। और जहां पर हम ऐसा करते हैं तो वो क्वांटिटी जो हमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? वेयर वी डिफाइन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जहां पर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करेंगे, वो कैसी क्वांटिटी होगी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर है? अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, इस वेक्टर क्वांटिटी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहले बच्चों हम लोग ये समझते हैं कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बच्चों, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो, ऐसे। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये रिप्रेजेंटेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, समझो। एक है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। इट इज योर टेल। और ये जो है, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं हेड। अब ये जो टेल होता है ना, दिस टेल डिफाइन मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड को बताता है, स्केल बताता है। और ये जो हेड है, ये आपको बताता है बेटा डायरेक्शन। इट मीन्स कि अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर, इसको कैसे करते हैं, मान लो कोई एक ए वेक्टर है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ए के ऊपर ये एरो रिप्रेजेंट कर दिया। इट मीन्स कि ये जो क्वांटिटी है, ये कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। क्लियर है? वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आपकी क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारी चीजें आपकी वेक्टर है। स्केलर में क्या होगा? मास, मास है, ठीक है। और क्या होगा? लेंथ,
ये सारी चीजें आपकी क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या है जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, टेल और हेड। टेल हमें मैग्नीट्यूड बताता है, हेड हमें डायरेक्शन बताता है। क्लियर हो रहा है? अब बच्चों वेक्टर का ये जो रिप्रेजेंटेशन है, एरो बनाना, या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, डार्क ए, मतलब जो भी वेक्टर होगा उसको अगर हम डार्क कर दें, बहुत हाईलाइट कर दें, तो वो भी वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करता है। बट अभी आप यही समझो कि वेक्टर इट मीन्स उसके ऊपर एरो बना होगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि वेक्टर में हमें किस तरीके के वेक्टर को पढ़ना है। देखो, एक वेक्टर तो हम पढ़ेंगे जो लीनियर मोशन में हम पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे जहां पे रोटेशनल मोशन होगा। मतलब ये जो वेक्टर है, वेक्टर को हम दो तरीके से स्टडी करेंगे, एक लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन वगैरह में, और एक होगा हमारा रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन इट मीन्स कि कोई भी पर्टिकुलर एक्सिस पर वो बॉडी रोटेट कर रही हो, उस टाइम भी जो भी पर्टिकुलर कंडीशन आएगी उसमें भी हम वेक्टर पढ़ेंगे। लीनियर मोशन में बच्चों जो वेक्टर पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर क्या होता है बेटा? पोलर वेक्टर उनको बोलते हैं जिनके पास हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बोलो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिनके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उनको हम लोग पोलर वेक्टर बोलते हैं। अब ये क्या होता है भी समझाते हैं, चलो समझ लो। मान लो ये पर्टिकुलर बॉक्स है, इस पर्टिकुलर बॉक्स से हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे कोई रस्सी बांधे हुए हैं उस पर फोर्स इधर लगा रहे हैं। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और यहीं से तो फोर्स स्टार्ट हुई है। या मान लो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ ओरिजिन से है और वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इसकी इनिशियल पॉइंट होगी ना, स्टार्टिंग पॉइंट, इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो इस तरीके के जो मोशन होंगे या इस तरीके की क्वांटिटी के बारे में जब हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको हम पोलर वेक्टर में बोलते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट है हमारा बेटा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? जो इसको हम लिख सकते हैं कि अलोंग, रोटेशनल मोशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन का पोलर वेक्टर। इसका होता है बेटा एक्सियल वेक्टर। इट मींस अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या होता है? देखो, इसको समझने के लिए आप समझो कि जैसे पंखा मूव कर रहा है। अब पंखा अगर घूम रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगी। अब अगर उसके पास वेलोसिटी है तो उसको तो चले जाना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर वेलोसिटी है, वो मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो उसको चलना चाहिए। बट ये पंखा तो चल नहीं रहा है, ये तो अपनी पोजीशन पे ही घूम रहा है। तो क्या इसके पास ये स्केलर है या वेक्टर है? इसकी जो वेलोसिटी है ये स्केलर है या वेक्टर? वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन होनी चाहिए। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये तो मूव ही नहीं कर रहा। तो बच्चों इस तरह की कंडीशन में जो वेक्टर हम पढ़ते हैं उसको हम लोग एक्सियल वेक्टर में पढ़ते हैं। यहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन होगी, और इसमें भी हम ये समझेंगे कि किस तरीके की कंडीशन में हम वेक्टर जो बोल रहे हैं, वेलोसिटी बोल रहे हैं, ये कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम होगा, टॉर्क होगा। तो ये सारी नॉलेज, ये सब भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये कौन से वेक्टर होते हैं? एक्सियल वेक्टर होते हैं अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट मींस कि इनका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इसी के लिए इस पर एक रूल बना हुआ है, राइट हैंड कर्ल रूल। ये रूल क्या है? ये डायरेक्शन बताता है। कैसे? जिस पर्टिकुलर कंडीशन में उसका रोटेशन हो रहा हो, उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप इसके फिंगर लो और इसको कर्ल करो, और ये थंब, जैसे फॉर एग्जांपल आप फैन को देखो तो फैन क्या ऐसे रोटेट करता है, तो जब आप उसको ऐसे रोटेट कराओगे तो थंब की जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी? उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। क्लियर? तो
तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? दो तरीके के पढ़ेंगे, एक है पोलर वेक्टर और एक है आपका एक्सियल वेक्टर। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर। हम पोलर वेक्टर के स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है? बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर है हमारा, मान लो इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, बच्चों इक्वल वेक्टर क्या होता है समझो। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि कोई एक बॉडी है, ए बॉडी, ए वेक्टर है ये 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट मूव करी, और कोई पर्टिकुलर दूसरी बॉडी है बी, ये बी वेक्टर ऑल्सो 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब यहां पे आप चेक करो कि जिनके दोनों के मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड है ए का और बी का, ये सेम है, और इनकी जो डायरेक्शन है ये भी क्या है बेटा, सेम है। ए की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन, इट मींस कि जहां पर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों सेम होगी, तो इस तरीके के वेक्टर को बेटा हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आप कहोगे सर ये क्या बना दिया, ये मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन है, अभी आपको आगे सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेटा अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर, अब अनइक्वल वेक्टर क्या होगा समझ में आ रहा है? कि जिसके मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, या फिर मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो बट उसकी डायरेक्शन सेम ना हो, ऐसी कंडीशन में जो वेक्टर्स होंगे उनको हम लोग अनइक्वल वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई ए वेक्टर ड्रॉ किया टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, फिर हमने कोई बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया बी वेक्टर, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ। अब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 मीटर है, इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, या 5 मीटर ही ले लो, आप 5 मीटर ही ले लो। तो अब आप चेक करो कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, या हो सकता है ना भी सेम हो, और इसकी डायरेक्शन भी सेम ना हो। ऐसी कंडीशन में जो वेक्टर्स होंगे उनको बेटा हम लोग बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखो यहां पे मैग्नीट्यूड लिख लो आप, मैग्नीट्यूड आर इक्वल और अनइक्वल, बट डायरेक्शन ऑलवेज डिफरेंट एंड नॉट सेम। ये याद रखिएगा, जहां पर मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो बट उसकी डायरेक्शन इक्वल नहीं होगी, इस तरीके के वेक्टर को हम लोग बेटा बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल वेक्टर। बच्चों पैरेलल वेक्टर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। पैरेलल वेक्टर, बच्चों पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होंगे जिनके बीच में जो थीटा एंगल होगा वो 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है, अब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो ना हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, बट इनकी डायरेक्शन इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल बच्चों हमारा 0 डिग्री होगा। इट मीन्स वेयर डायरेक्शन सेम एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, लिख लेते हैं यहां पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 डिग्री। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा 0 डिग्री होगा, और जो उसका डायरेक्शन होगा वो भी सेम होगी। मैग्नीट्यूड इक्वल है नहीं है उससे मतलब नहीं है। क्लियर? इसी तरह बेटा नेक्स्ट है हमारा एंटी पैरेलल।
एंटी पैरेलल वेक्टर। बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है ये समझ लो। एंटी पैरेलल वेक्टर उन वेक्टर्स को कहेंगे जहां पर मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, बट उनकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी एक दूसरे से। अब अगर दो वेक्टर के बीच की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम उनको बोल सकते हैं कि उन दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है हमारा वो 180 डिग्री होगा। इट मींस जहां पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और थीटा जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको हम लोग बेटा बोलेंगे एंटी पैरेलल। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है ईस्ट में और एक वेक्टर बी है वेस्ट में, और दोनों के बीच में जो हमारा एंगल है वो क्या होगा 180 डिग्री। क्लियर है। इसके बाद पैरेलल वेक्टर हो गया हमारा और एंटी पैरेलल हो गया। अब बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है ये समझ लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर बच्चों, कोलिनियर वेक्टर उन वेक्टर्स को बोलेंगे जहां पर दो वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी और सेम लाइन पे होगी। इट मींस कि ये कोई वेक्टर ए है और इसी लाइन ऑफ एक्सिस पर एक कोई वेक्टर बी है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम होगा। इट मींस यहां लिख लेते हैं डायरेक्शन सेम हो और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो। मतलब पर्टिकुलर किसी दो वेक्टर की या तीन वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो। इस कंडीशन में बेटा हम लोग इस तरीके के वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लिख रहे? मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, बट हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है कि कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर उसको बोलेंगे जो पर्टिकुलर एक प्लेन पे आ जाए, मतलब एक प्लेन पे जो वेक्टर्स आएंगे फॉर्म होंगे उनको हम लोग कोप्लेनर बोलते हैं। मतलब जैसे मान लो बच्चों कि एक वेक्टर हमारा ये है और दूसरा वेक्टर हमारा ये है। अब ये दो वेक्टर इस पर्टिकुलर प्लेन पे आ गए पर्टिकुलर डायरेक्शन के। अब अगर हम मान लो कोई तीसरा वेक्टर लेके आए ये, तो क्या ये इस प्लेन पर आया? नहीं ना। मतलब यहां पर अगर कोई वेक्टर अगर हम बोलेंगे कि ये दो वेक्टर कोप्लेनर है तो वो दो वेक्टर आप कैसे बता सकते हो? जहां पर दो वेक्टर एक पर्टिकुलर प्लेन पे आ जाए, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये ए बी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर होंगे। बट अगर कोई तीसरा वेक्टर आया और वो प्लेन पे नहीं है तो उस समय हम इसको कोप्लेनर वेक्टर नहीं बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन पर जो वेक्टर फॉर्म होंगे, लिख लो यहां पे, प्लेन पे जो फॉर्म होंगे उनको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? इसी तरह एक होता है बेटा कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों ये समझो। जिस वेक्टर की जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम हो, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलने वाले वेक्टर्स आपस में कॉन्करेंट वेक्टर कहलाते हैं। मान लो यहां पे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। इस पॉइंट से ये वेक्टर्स निकल रहे हैं, इनिशियल पॉइंट जिनका सेम होगा उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्करेंट वेक्टर। जहां पे इनिशियल पॉइंट सेम हो डिफरेंट वेक्टर्स का। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब ये हमारे वेक्टर थे। इसी तरह बच्चों एक होता है पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। रफ कर दें।
पोजीशन वेक्टर। एक काम करते हैं, पोजीशन वेक्टर को समझने से पहले हम एक वेक्टर और समझते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने एक ए वेक्टर बनाया, ठीक है, और हमने बोला इसकी लेंथ 5 मीटर है। अब इसकी लेंथ अगर 5 मीटर है, सही से बनाता है, हमने बोला इसकी लेंथ 5 मीटर है। अब अगर इस पर्टिकुलर ए वेक्टर की लेंथ 5 मीटर है, तो यहां पर इसकी जो ये टेल है, ये टेल इसकी रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है, इट मींस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मॉड। जब हम किसी चीज पर मॉड लगा देते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। आप कहोगे सर ऊपर एरो भी तो लगाए हैं। बेटा अगर सुनो, बहुत जगह पे ऐसे लिखा होता है ए मॉड, इसको आप अगर मैग्नीट्यूड बोलते हो, ठीक, ये मैग्नीट्यूड है, बट मुझे एक बात बताओ, ये ए वेक्टर या ए जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, ये स्केलर है या वेक्टर है, ये आप कैसे बताओगे? अगर आप किसी पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बता रहे हो, तो हमें पता तो होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं। तो वेक्टर बताने के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? एरो। इट मीन्स कि यहां पे तो ये पता चल रहा है ना कि ये जो ए है ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है मॉड लगाने पर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करना। अब बच्चों ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ये जो हेड है ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। अब अगर इसकी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है तो ये 5 सेक्शन में 1 2 3 4 5, तो इसका जो पर्टिकुलर एक सेक्शन होगा, जैसे ये छोटा सा एक यूनिट, 5 यूनिट थी, ये पर्टिकुलर एक यूनिट है, तो जो एक यूनिट होती है जहां पर मैग्नीट्यूड 1 हो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, याद रखना मैग्नीट्यूड 1 हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका स्केल क्या हो, 1 हो। कोई भी वेक्टर होता है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले आपसे कि 10 मीटर ईस्ट हम जा रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो 10 मीटर जा रहे हैं, तो जो स्केल की कंडीशन है उससे 1 मीटर, मतलब 1 जो यूनिट आएगी, मैग्नीट्यूड आएगा, वो उसके यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेगा। इसको और अच्छे से समझ लो। मान लो आपको ये दिया है, हमने बोला ये 5 मीटर है, ठीक है, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 5 मीटर है ए, तो अगर ए वेक्टर को हम लिखें तो ए वेक्टर में जो यूनिट वेक्टर है वो तो ये है। यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, यहां लिख लो ए कैप, जो पर्टिकुलर वेक्टर होगा उसके ऊपर ये कैप लगा देते हैं, इसको बोलते हैं कैप, ठीक है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है इट मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है ये? इट डिफाइन ओनली डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी लेंथ कितनी है? 5 ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5 होगा। तो ये मैग्नीट्यूड यहां पे आप लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, तो अब यहां से आपको क्या पता चले, ये कंप्लीट फुल वेक्टर मिल गया। इट मीन्स आप लिख सकते हो कि फुल वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई? किसी पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड को उसके डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमें फुल वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहां से अगर आप चेक करो तो फुल वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड को बेटा ऐसे, और यूनिट वेक्टर ए कैप। अगर आप यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालोगे तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया जिससे आप यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो। नोट करिएगा इसको। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आया यूनिट वेक्टर का? क्लियर है? अब इसी तरह बच्चों एक होता है नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर की स्पेलिंग सही कर लेना।
एक होता है हमारा नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है बच्चों? नल वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। इट मीन्स कि जहां पर किसी पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो, जहां पर किसी पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, इस तरीके के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। अब बात यह आती है कि सर अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे? देखो समझो इसको। मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, 5 मीटर पे है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको छोटा किया। अब ये हमारा हो गया 3 मीटर ईस्ट। हमने इसको और छोटा किया, अब ये हो गया 1 मीटर ईस्ट। फिर हमने इसको और छोटा किया, पॉइंट हो गया। पॉइंट की जो बेटा मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, 0 मीटर। बट अभी भी इसकी डायरेक्शन तो ईस्ट ही होगी, ये तो वेक्टर ही है। तो इस तरीके के जो वेक्टर होते हैं बेटा, इसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? और अच्छे से समझना है। चलो मान लो एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर बी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बट बोथ आर एंटी पैरेलल, बोथ आर एंटी पैरेलल। इट मींस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। अगर हम दोनों वेक्टर को क्या कर दें, ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम क्या देखेंगे, यहां पे हमारी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, जीरो ना। जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। बट अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप सब्ट्रैक्ट किए हो या ऐड किए हो, तो वहां पर उस क्वांटिटी, वो कैसी क्वांटिटी आएगी, स्केलर तो आएगी नहीं, वेक्टर का तो वेक्टर ही बनेगा। तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वहां पे ये कैसा आएगा, वेक्टर आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये था बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब बच्चों इस वेक्टर में हम लोग कुछ रूल्स सीखते हैं और उसके अकॉर्डिंग और भी आगे वेक्टर्स पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बारे में भी समझेंगे अभी। जैसे बच्चों मान लो कि कोई वेक्टर ए ऐसे दिया हुआ है। अगर इस वेक्टर ए को हम इसका हेड यहां बना दें और इसका टेल यहां बना लें, ये, तो क्या ये ए वेक्टर में कुछ चेंज आया? नहीं ना। ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल। ये अभी भी इसी पर्टिकुलर एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल ये है। यहां पर इस तरीके की कंडीशन को हम लोग बेटा बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग। और ये आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आपको पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे आप पर्टिकुलर दो वेक्टर को ज्वाइन करोगे और उससे एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे। इसमें एक चीज और समझ लेना आप, कॉन्सेप्ट, कि ये जो शिफ्टिंग आप कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हो। कैसे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब इस पर एक क्वेश्चन है कि मान लो एक पर्टिकुलर वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, एक वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है, एक वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बीच का एंगल 60 डिग्री, इसके बीच का एंगल 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब बताओ बेटा, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है? देखो यहां पर टेल से टेल मिला है। इट मींस कि जहां पर टेल टू टेल कांटेक्ट होगा, तो जो एंगल होंगे बिटवीन टू वेक्टर्स, वही एंगल सही है। बट
जहां पे हेड टू हेड मिला है ये भी करेक्ट है। इट मींस कि टेल टू टेल और हेड टू हेड अगर कांटेक्ट है तो जो एंगल फॉर्म होगा दो वेक्टर के बीच का वही एंगल करेक्ट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। बट जहां पर एक का टेल, ए वेक्टर का टेल है और बी वेक्टर का बेटा हेड है, इस तरीके के एंगल को हम करेक्ट नहीं बोलेंगे, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे आएंगे, अब इसी को समझ लो आप। यहां पे ये क्या था, ए वेक्टर है और ये है आपका बी वेक्टर, क्लियर। अब आपसे बोला कि ये एंगल 45 है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, आप बोलोगे 45, गलत हो जाएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर लो। आप एक काम करो, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसका हेड टू हेड कांटेक्ट हो गया, हेड टू हेड कांटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर हेड टू हेड कांटेक्ट हुआ तो ये एंगल होगा दो वेक्टर के बीच का एंगल। अब ये एंगल कितना होगा, 180 में से 45 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा बेटा, 135 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का तरीका।